हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहले डाउ जोन्स की, नैस्डैक की, ब्रेंट क्रूड की। इसके अलावा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि यही कुछ ट्रिगर होते हैं जो आने वाले सेशन में मार्केट को अप या डाउन करते हैं और इसी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। दोस्तों, डाउ जोन्स पिछले लास्ट सेशन में जो है हरे निशान में बंद हुआ है। हालांकि नैस्डैक ने गिरावट दिखाई है लगभग 75 अंकों की, क्योंकि आपको पता है कि टेक कंपनियां जो है इस टाइम पे दबाव में हैं और पूरी दुनिया में टेक कंपनियां दबाव में है। आपको जानकारी होगी, क्योंकि भारत में भी जो पैसा आता है वो ज़्यादातर विदेशी कारोबार से ही इंडिया की टेक कंपनियों को आता है। इसके अलावा अगर देखें तो एनवीडिया जैसी कंपनियां जो अमेरिका में काम कर रही हैं और पूरे वर्ल्ड में एआई बेस सिस्टम बना रही हैं और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी अच्छा वो कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, चाहे वो अमेरिका की कंपनियां हों या इंडिया की टेक कंपनियां हों। तो इसलिए नैस्डैक भी डाउन है। इसके अलावा बात करें हम क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल, क्योंकि यूएस ईरान की जो डील है वो कहीं ना कहीं आसान होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल का उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है और क्रूड ऑयल काफ़ी डाउन दिखाया जा रहा है। लगभग $80 से भी नीचे क्रूड के रेट आ चुके हैं। इसके अलावा बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे उसके हिसाब से चलता रहता है, रिप्रेजेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, गिफ्ट निफ्टी भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों, बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स को अभी 3400 नई व्हीकल्स का ऑर्डर देखने को मिला है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी, और इस ऑर्डर के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि टाटा मोटर्स के जो शेयर हैं वो आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि 5-6 दिन पहले जो है 10% लगभग टूट चुका था टाटा मोटर्स का शेयर। अब बात करें एडीआर की, तो इन्फोसिस का एडीआर जो है वो 1.5% पर बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा विप्रो की बात करें, विप्रो का एडीआर जो है लगभग 6% डाउन अभी इस टाइम पे शो हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर रेड्डीज़ लैब की, तो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का जो आईडीआर है वो भी 4.70% शो कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो नवरत्न कंपनियों में शामिल हुई है भारत की। उसका नाम है जीआरएससी, और जीआरएससी की अगर हम बात करें तो जीआरएससी का जो शेयर है वो लगभग 5% भागा है इसी खबर के चलते। और जीआरएससी को जो आने वाले टाइम में जो उसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 32,852 करोड़ रुपए जीआरएससी का हो चुका है। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस का एजीएम में जो है काफ़ी सारी क्लैरिटी क्योंकि सामने आ गई हैं, तो उसके बाद से अब ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में और इन्वेस्टर्स को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो रिलायंस का जियो आईपीओ आया है उसकी वजह से भी कंपनी में और जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर जो है 3% भागा है। उसकी जो सबसे बड़े कारण है वो है एनएमडीसी से उसके 2977 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो है प्रदर्शन अच्छा हुआ है। दोस्तों, अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप के ऊपर जो फ्रॉड का केस यूएस में चल रहा था वो आपको बता दूं कि वो एक तरह से डिसमिस कर दिया गया है, और उससे काफ़ी अडानी ग्रुप के चेयरमैन को राहत मिली है। अडानी ग्रुप की जो रेगुलर ग्रोथ रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा हम बात करें अडानी पोर्ट्स की और अडानी जो है एंटरप्राइजेज़ की, तो उनके स्टॉक्स भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा क्योंकि नए नए ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि और अच्छा इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें एफआई और डीआईज़ की, तो एफआईज़ ने अभी भी बिकवाली की है 635 करोड़ रुपए की, और लगता है कि अभी उनका मूड भारतीय बाज़ार में ज़्यादा निवेश करने का नहीं है। कहीं 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 ना कहीं डरे हुए हैं, या जियोपॉलिटिकल भी उसका असर डाल रही है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि दूसरे जो बाज़ार हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शायद है कि एफआईज़ जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं।
लेकिन हाँ फिर भी यह है कि क्योंकि जो डीआईज हमारे हैं वो मार्केट को संभाले हुए हैं और उन्होंने लगभग 1035 करोड़ रुपए की ख़रीदारी लास्ट सेशन में की है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इससे भी पुराना एक 117 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज था जो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज कहलाता था। 2013 से वो लगभग निष्क्रिय है, लेकिन अब वेस्ट बंगाल सरकार की नई रिवाइवल योजना के चलते फिर से चर्चा में है। और अगर ये नया स्टॉक एक्सचेंज बनता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। और ऐसा भी लगता है कि कोलकाता क्योंकि पहले से ही अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत अच्छा जो है व्यापार का केंद्र रहा है, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से उस तरफ जो है लोगों का ध्यान जाए और कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियाँ फिर दोबारा से कोलकाता को एक नई पहचान दे सकें।